हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंसेज चैप्टर 2 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान में अधिकार। पाठ का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि वह सही है या गलत। क अधिकार पत्र। अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है। इसका उत्तर सही होगा, यह सही है। और ख है, अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह भी बात सही है, इसका भी उत्तर सही होगा। ग विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है। यह गलत है। यह कोई जरूरी नहीं है कि हर देश में अधिकार पत्र हो, इसलिए इसका उत्तर गलत होगा। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें क है किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, ख कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, और ग है संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। ग है संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर ग होगा, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। पाठ का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें। प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है और कैसे। इसका पहला है क राष्ट्रीय एयरलाइन के परिचालक दल के ऐसे पुरुषों को जिसका वजन ज्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई, लेकिन उनकी ऐसी महिला सहकर्मियों को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया था। इसका उत्तर इस तरह से होगा, महिला सहकर्मी को दंडित करना उनके समानता का अधिकार का उल्लंघन है। पुरुषों को पदोन्नति दी गई जबकि महिलाओं को दंडित किया गया, यह लिंग के आधार पर भेदभाव है। यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। प्रश्न 3 का ख है, एक निदेशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, इस समय घटना में मौलिक अधिकार का उपयोग किया जा रहा है। इसमें निदेशक द्वारा स्वयं को व्यक्त करने का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका उल्लेख संविधान के 19वें अनुच्छेद में किया गया है। और इसी का ग है, एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं। इसका सही उत्तर है, इस घटना में भी मौलिक अधिकार का उपयोग किया जा रहा है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित अधिकार किसी उद्देश्य के लिए संगठित होना का उपयोग करके विस्थापित जन संगठित होकर रैली निकाल रहे हैं। प्रश्न 3 का घ है, आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, इसमें शिक्षा व संस्कृति के अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 का उपयोग किया जा रहा है। पाठ का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का सही व्याख्या है। इसके 4 ऑप्शन है, जिसमें एक सही है। क है, शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे इस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। ख है, सरकार विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। और ग है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित भी कर सकते हैं। और घ है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा और उनके लिए इन विद्यालयों में आरक्षित कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ग होगा। इस प्रश्न का उत्तर ग होगा, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित भी कर सकते हैं। पाठ का 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्यों। इसके 4 ऑप्शन है। क न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना, ख किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, और ग 9 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाना। घ भाषा तैयार करना। इसका सही उत्तर ख होगा, किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसमें अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो रहा है। पाठ का 6वां प्रश्न है, गरीबों के बीच काम कर रहे एक कार्यकर्ता का कहना है कि गरीबों को मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं है। उनके लिए जरूरी यह है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी बना दिया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताएं।
इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं, क्योंकि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से अधिक आवश्यक है। नीति निर्देशक तत्वों को बाध्यकारी या न्याय संगत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमारे पास सभी को नीति निर्देशक तत्वों में दी गई सुविधाओं को प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। 7वां प्रश्न इस तरह से है, अनेक रिपोर्टों से पता चलता है कि जो जातियां पहले झाड़ू देने का काम में लगी थी, उन्हें अब भी मजबूरन यही काम करना पड़ता है। जो लोग अधिकार पद पर बैठे हैं, वे इन्हें कोई और काम नहीं देते। इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने पर हतोत्साहित किया जाता है। इस उदाहरण में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? इसका सही उत्तर यह है कि इसमें काम के क्षेत्र में दिए गए समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। पाठ का 8वां प्रश्न, एक मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत का ध्यान देश में मौजूदा भूखमरी की स्थिति की तरफ खींचा। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 5 करोड़ टन से ज्यादा अनाज भरा हुआ है। शोध से पता चलता है कि अधिकांश राशन कार्ड धारी यह नहीं जानते कि उचित मूल्य की दुकानों से कितनी मात्रा में वे अनाज खरीद सकते हैं। मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत से निवेदन किया कि वह सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने का आदेश दे। इसमें 2 प्रश्न आते हैं, जिसमें पहला है, इस मामले में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं और ये अधिकार आपस में किस तरह से जुड़े हैं, और दूसरा ख है, क्या यह अधिकार जीवन के अधिकार का एक अंग है? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, जिसमें पहला प्रश्न क है, इस मामले में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं और ये अधिकार आपस में किस तरह से जुड़े हैं? इसका उत्तर इस तरह से होगा, इस मामले में कानून के समझ समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 और भेदभाव के मनाही का अनुच्छेद 15 शामिल है। दोनों अधिकार आपस में एक ही बिंदु समानता को लेकर संबंधित हैं। और इसी का दूसरा प्रश्न ख, क्या यह अधिकार जीवन के अधिकार का अंग है? उत्तर यह होगा कि यह अधिकार जीवन के अधिकार का ही एक अंग है। पाठ का 9वां प्रश्न है, इस अध्याय में उदित सोमनाथ लहाड़ी द्वारा संविधान सभा में दिए गए वक्तव्य को पढ़ें। क्या आप उसके कथन से सहमत हैं? यदि हाँ, तो इसकी पुष्टि में कुछ उदाहरण दें। यदि नहीं, तो उसके कथन के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करें। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, सोमनाथ लाहिड़ी के प्रस्तुत कथन से हम कम ही सहमत हैं, क्योंकि अधिकारों में जो दिया गया है उसे वापस भी ले लिया गया। प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध शामिल कर दिया गया है जो अधिकार को वापस लेता है। जैसे अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकारों में जितनी स्वतंत्रताएं दी गई है, उतने ही बंधन भी लगाए गए हैं। परंतु इसका आशय यह नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि संविधान को एक सिपाही का भी निर्वाह करना है। प्रस्तुत अध्याय में नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं, जिनमें उनका सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार संभव हुआ है। हाँ, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार निरपेक्ष अर्थात नियंत्रणहीन नहीं है, क्योंकि हमारा देश अभी विकासशील देश है और कुछ बंधनों के साथ ही अधिकार संभव है। पाठ्य पुस्तक का 10वां प्रश्न है, आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताएं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसके अस्तित्व पर ही समस्त अधिकारों का अस्तित्व आधारित है। इस अधिकार के द्वारा नागरिक उच्चतम न्यायालय से अपने अधिकारों की सुरक्षा करा सकता है। संविधान के 32वें अनुच्छेद की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है जिसके बिना संविधान शून्य रह जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद के अतिरिक्त और किसी दूसरे अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं करूंगा। यह संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ है बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। यह उस व्यक्ति के प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैधानिक रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय तुरंत उस व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश देता है और उसे अवैधानिक रूप से
बंदी बनाए जाने की स्थिति का सही मूल्यांकन करता है। इसके अलावा बंदी बनाने के ढंग का अवलोकन करता है और अवैधानिक ढंग से बंदी बनाए गए व्यक्ति को तुरंत छोड़ने का आदेश देता है। दूसरा है परमादेश। जब कोई संस्था या अधिकारी कर्तव्यों का पालन नहीं करता, जिसके फलस्वरूप किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तब न्यायपालिका परमादेश द्वारा उसे संस्था या अधिकारी को कर्तव्यों को पूरा करने का आदेश जारी करता है। तीसरा है प्रतिषेध। यह किसी व्यक्ति या संस्था को उस कार्य को रोकने के लिए जारी किया जाता है जो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। यदि अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधीन न्यायालय का कोई न्यायाधीश प्रतिषेध लेख की उपेक्षा करके कोई अभियोग सुनाता है, तो उसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चलाया जा सकता है। और चौथा है अधिकार पच्चा। यदि कोई नागरिक कोई पद या अधिकार अवैधानिक ढंग से प्राप्त कर लेता है, जो उसकी जांच हेतु अधिकार पिच्छा लेख जारी किया जाता है। और पांचवा है उत्प्रेषण। यह लेख उच्च न्यायालयों द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश किसी ऐसे विवाद की सुनवाई कर रहा होता है जो वास्तव में उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस लेख के द्वारा उनके फैसले को रद्द कर दिया जाता है और उस पर मुकदमे से संबंधित कागजात अधीनस्थ न्यायालय को उच्चतम न्यायालय को भेजने की आज्ञा दी जाती है। इसी के साथ एक चैप्टर खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, साथ में वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।